All right, so in the last lecture, what we saw was how to project a satellite into an orbit. एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्रोजेक्ट कैसे करना है, दैट इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर. आज हमको देखना है, वी वांट टू सी व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. और इफ यू रिमेंबर, हमने क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में. मैंने आपको बताया था कि एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में लेके जाने के लिए व्हाट वी नीड इज, सबसे पहले तो हम उसको ऑर्बिट में लेके जाने के लिए व्हाट वी डू इज, पहले एक हाइट तक ले जाएंगे उसको. तो इफ यू रिमेंबर, हम लोग एक सैटेलाइट को एक हाइट तक ले जाएंगे, उसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री से, सो दैट इट इज नाउ पॉइंटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. फिर हम उसको वेलोसिटी देंगे. तो ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वी एच, if this velocity is equal to critical velocity, then we say that uh, the satellite will start performing circular motion around earth. और ये जो velocity है for which the object starts performing circular motion is called as critical velocity or orbital velocity, right? So this is what you mean by critical or orbital velocity. हमने define कैसे किया था? तो it was a simple thing. define करने के लिए हमने कहा था the minimum velocity, the minimum horizontal velocity of projection given to a satellite at height h such that it performs it performs circular motion around earth is called as critical velocity. तो आज हमको सबसे पहला काम critical velocity का expression derive करना है. So we will have expression for critical velocity or critical speed. critical, और इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, राइट? गुड. देन अब द थिंग इज, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दिस. मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट अ हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ की सरफेस से सेंटर ऑफ अर्थ तक डिस्टेंस r है, दिस इज स्मॉल r. और एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो हमको पता है that whenever an object is performing circular motion, it is compulsory for the object to have centripetal force. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स वहां पे होगा ही, दैट इज अ कंपल्सरी थिंग, राइट? ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, सपोज इसका मास m है और इसका मास, अर्थ का मास कैपिटल M है, तो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये कहाँ से आया? सो दिस सेंट्रिपिटल फोर्स comes from gravitational force. So it comes from gravitational force. The centripetal force is given by mv square by r. Since the object is already performing circular motion, object already circular motion perform कर रहा है, इसलिए मैं v critical लिखता हूँ, vc लिखता हूँ. Small r is capital R plus h क्योंकि the satellite is at height h from the surface of earth. Gravitational force between satellite and earth is g capital M small m by r square. ये और ये कैंसल हो गया, ये और ये भी कैंसल हो गया, तो आपको क्रिटिकल वेलोसिटी मिला अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, विच इज अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर प्लस एच, राइट? तो दिस इज हाउ इट इज. नाउ हम लोग एक स्पेशल केस की बात करेंगे. इन स्पेशल केस व्हाट वी कैन हैव इज, मान लो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत क्लोज है टू द सरफेस ऑफ अर्थ. सो यू हैव द ऑब्जेक्ट विच इज ऑर्बिटिंग very close to the surface of earth, extremely close to the surface of earth. इस केस में r plus h will be approximately r because h is very less than r.
that's why, okay, since h is very very less than r, okay, तो critical velocity बनेगा आपका अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर. So critical velocity of object near the surface of earth is gm by capital R, whereas the critical velocity of the object at a height h from the surface of earth is अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर प्लस एच. मैं वापस समझा देता हूँ, आई जस्ट रिपीट इट अगेन. तो बहुत सिंपल है ये, ओके, एक्सट्रीमली सिंपल. जस्ट अ मिनट. ऑलराइट, सो एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी हम देख रहे थे. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई एम टेलिंग यू अगेन. ऐसा है कि हमें ये देखना है कि एक हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को ले जाने के बाद उसको अगर हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना चाहते हैं तो कितना वेलोसिटी उसको देना पड़ेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. हमने डिफाइन ही वैसा किया है. तो हाउ मच वेलोसिटी वी नीड टू गिव टू एन ऑब्जेक्ट at height h from the surface of earth so that it performs circular motion around earth. मान लो this is capital R, which is radius of earth, mass of earth is capital M, and mass of that small object satellite is small m. The distance of that satellite from the center of earth is small r, which is capital R plus h. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए. तो सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि देयर इज नो अदर फोर्स हियर. एक ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, वो सर्कुलर मोशन में है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करने वाला है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट. लेकिन क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर सर्कुलर मोशन में है तो v शुड बी क्रिटिकल, तो vc, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज g mass of earth mass of sun by r square. m m एक r गया, तो vc is equal to under root of gm by r आ गया. This is critical velocity और small r is nothing but capital R plus h. फिर एक स्पेशल केस हमको देखना है. In that case, the satellite is orbiting very near to the surface of earth. So in this case, this height h is very very less than r. So you can in fact neglect, मतलब r plus h will be approximately equal to r. You can neglect h in comparison to radius of earth. So critical velocity, this will be gm upon r. Right, यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब आपको एक चीज और याद होगी, हमने acceleration due to gravity gh at height we saw it was g r square upon r plus h का square, if you remember, right. अगर आपको याद होगा तो what you can do is आपको यहां से मिलेगा g h, क्योंकि हम लोगों को what we want to do is, suppose I don't want, मुझे आंसर gm में चाहिए, अगर नहीं चाहिए, I don't want to have capital G and m, तो I can also use one more thing. और एक तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. दिस इज एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच. ये भी एक्सप्रेशन था, तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म. तो आपको जी एम यहां से मिलेगा जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर. ये आप यहां सब्सटीट्यूट कर दोगे, देन क्रिटिकल वेलोसिटी दैट यू विल गेट इज नथिंग बट जी एच इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. ये और ये हो गया कैंसल आउट, तो आपको मिल जाएगा जी एच अपॉन
into r plus h under root, that is critical velocity. करेक्ट? तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी है, ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, सिंपल। देन आप इसके लिए भी कर सकते हो, आपको पता है acceleration due to gravity near the surface of earth is gm by r square, तो आप लिख सकते हो gm is equal to gr square, फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, therefore vc is equal to gr square by r, that is under root of gr. Okay, so these are two expressions for critical velocity. You have two expressions in both cases. एक केस में the height of the satellite is बोल सकते हो इस गुड इनफ, बहुत ज्यादा हाइट पे है। दूसरे केस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? तो बहुत सिंपल है, सो विल जस्ट क्विकली नोट डाउन दिस थिंग एंड दैट्स इट। देन लेट्स कंसिडर a satellite of mass m revolving around the earth, revolving around the earth at height h, at height h, okay, above its surface. Of course height हम लोग surface से measure करते हैं, above its surface. Let capital M be the total mass of earth, be the mass of earth, capital R be the radius of earth, and if you, as I told you, अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में है एट अ हाइट h, तो उसका ऑर्बिट रेडियस होगा स्मॉल r, so you can write down this thing. If the satellite is moving in a circular orbit, is moving in a circular orbit in a circular orbit of radius small r equal to capital R plus h, then its speed must be, then its speed must be critical speed. और हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, तो क्रिटिकल स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिफाइन करके रखा है व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना? प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के टाइम हमने डिफाइन किया था ये। ऑलराइट, तो since the satellite is in circular orbit, the necessary centripetal force is provided by gravitational force. Since the satellite is in circular orbit, the necessary centripetal force is provided by gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1 meter per second. Gravitational force between 0 and 1
gravitational force between the earth and the satellite, between the earth and the satellite. Therefore you can write down centripetal force is equal to centripetal force is equal to gravitational force. Force equal to gravitational force. And centripetal force आपको already पता है, it is half mvc square by r. This is equal to gmm by r square. तो you can after cancelling out mm r cancel कर सकते हो, उसके बाद बचेगा आपके पास vc is equal to under root of gm by r, but small r is capital R plus h. और already हमको पता है, but what we know is gh is equal to gm upon r plus h का square, which gives us gm is equal to gh into r plus h का square. Okay, so simple. Oops, sorry for this. Right, I just want to make some space. Okay, so therefore what you can have is vc is equal to, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, vc is equal to अंडर रूट ऑफ gm की जगह पे हम लोग डालेंगे gh into r plus h का स्क्वायर अपॉन r plus h, which will be equal to under root of gh into r plus h. Right, so equation number 1 and 2 gives the expression for critical velocity of an object at a height h from the surface of earth. Okay, तो easy case था. We'll also look at a special case जो मैंने डिस्कस किया है already. Therefore 1 and 2 gives the expression for critical velocity of satellite at height h from the surface of earth, we will have special case now. मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्पेशल केस मतलब बेसिकली व्हाट यू हैव इज, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है that object is very near to the surface of earth. So when the satellite is orbiting very near to the surface of earth, then h is very less than r. Therefore r plus h is approximately equal to r, and therefore you can write down vc is equal to under root of gm upon r plus h square. You can write this approximately as under root of gm by r.
right? Okay. Therefore, VC is equal to under root of Gm by R. Equation number 3. Also, what we know is हमको पता है G की वैल्यू at the surface of Earth is Gm by R square, which tells us that Gm is Gr square. Therefore, critical velocity Vc is under root of Gr square by R, which is under root of Gr. Therefore, you have Vc is equal to under root of Gr. So, equation number 3 and 4, 3 and 4 gives the expression for critical velocity for critical velocity of satellite at height h, at height h, no, at the surface, not at height h, at the surface, near the surface of Earth, near the surface of Earth. Good. So simple सा topic था, and we have also made notes of it. So we will see what is the next topic, what is next in the box. तो अच्छा है अगला टॉपिक भी, बट थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करने वाला हूं. आपको बोला है टेक्स्ट बुक में आपके 5.8.2 आपको बोला है वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, राइट? तो एक्चुअली वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट बोल के उन्होंने लिफ्ट का केस भी वहीं पे डिस्कस कर दिया, सैटेलाइट का भी वहीं पे डिस्कस कर दिया. सो आई विल नॉट डू दैट. मैं इसको सिर्फ बोलूंगा वेटलेसनेस ऑफ या इन अ सैटेलाइट, और मैं एक अलग से केस डिस्कस करूंगा, दैट विल बी वेटलेसनेस इनसाइड अ लिफ्ट. तो पहले हम देख लेंगे वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट मतलब क्या होता है और कैसे होता है. देखो ऐसा है कि आपने बहुत बार ये वीडियोस में देखा भी होगा, डिस्कवरी पे, यूट्यूब पे. यू मस्ट हैव सीन दिस दैट एन एस्ट्रोनॉट और एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड सैटेलाइट डजंट फील वेट, है ना? वेट नहीं होता है उसका. तो दैट ऑब्जेक्ट और एस्ट्रोनॉट फील्स वेटलेस. सो देयर इज नो वेट बेसिकली. तो ऐसा क्यों होता है? वी हैव टू सी दैट. और आपके जो बुक है उसमें इन द फॉर्म ऑफ थियरी दिया हुआ है ये, बट मैं मैथमेटिकली डिराइव करूंगा इसको. सो वी विल बी डिराइविंग मैथमेटिकली कि यस, इन रियलिटी एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सैटेलाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है सैटेलाइट के अंदर, ऑब्जेक्ट है या फिर एस्ट्रोनॉट है, तो वो ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉट को वेट है ऐसा फील नहीं होगा, राइट? तो बिफोर आई डू दैट, हम वो टॉपिक के बारे में बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए. मैं हमेशा पूछता हूँ कि व्हाई डू यू फील यू हैव वेट. आप खुद अभी अर्थ पे बैठे हो, आपका वेट है, ऐसा क्यों फील होता है? डेफिनेटली इट इज बिकॉज कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप पे एक्ट कर रहा है, राइट? बट इन रियलिटी यू फील दैट योर वेट इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. जैसे आप एक चेयर पे बैठे हो, राइट? यू सिटिंग ऑन अ चेयर, तो क्या होगा? You will exert a force mg on the chair, और वो चेयर आप पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. सो इन रियलिटी यू फील वेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना? तो आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, या फिर कुछ बुक्स में एन यूज किया है, जो भी आप यूज करना चाहो. आई विल बी यूजिंग एन हियर क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब होगा सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन एन जो होता है इसको बोलते हैं एपरेंट वेट. एपरेंट वेट.
और mg जो होता है इसको बोलते हैं एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट मतलब एज इट अपीयर्स, है ना। हो सकता है कि मेरा वेट 70 kgWt है, किलोग्राम वेट 70, बट इट अपीयर्स मतलब जब मैं नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता हूँ तो जब एक्चुअली इन रियलिटी आप जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, वजन कांटे पे आप जब खड़े होते हो, तो जो वेइंग मशीन है वो इन रियलिटी आपको क्या बता रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन बता रहा है, क्योंकि आप उस पर खड़े हो, वो एक्शन हो गया। और वेइंग मशीन जो आप पे रिएक्शन लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज व्हाट इट शोज यू। तो वजन काटा आपको नॉर्मल रिएक्शन बताता है, दैट इज रियलिटी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन इज एपरेंट वेट, इट मे चेंज, बट mg इज एक्चुअल वेट, इट डजंट चेंज इफ यू आर एट द सेम पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ के सरफेस पे एक ही पोजीशन पे हो तो mg चेंज नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली अगर आप पोल की तरफ जा रहे हो या इक्वेटर की तरफ जा रहे हो तो चेंज होगा। आप अर्थ से ऊपर जा रहे हो तो चेंज होगा, आप अर्थ के नीचे अर्थ से अंदर जा रहे हो तो भी चेंज होगा। बट एट अ गिवन लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, जैसे अभी आप जहां जहां बैठे हो वहां पे mg कांस्टेंट होता है। तो ये पता होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट एज वी मेजर और एज इट अपीयर्स टू अस, ये इंपॉर्टेंट है। तो एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट का फर्क पता होना चाहिए, राइट। ये पता होगा तो फिर सैटेलाइट के अंदर क्या हो रहा है ये आप इजीली बता पाओगे। तो लेट्स से दिस इज orbit of a satellite, this is orbit of a satellite, okay, you have earth here, this is earth, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पे एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट को आप सर्कुलर शेप दो, नहीं देना होगा मत दो, you can give it a box shape also, doesn't matter really. So this is a satellite, let me just use some different color. So this is a satellite, ये एक सैटेलाइट है मान लो। इस सैटेलाइट के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, मास स्मॉल m है, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि इस स्मॉल m पे देयर विल बी फोर्सेस। सो गिव पार्डन मी फॉर दिस, मुझे से थोड़ा ड्राइंग चेंज करने दो बिकॉज इट्स गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, आई विल टेक अ चंक आउट फ्रॉम हियर और रेडियस में कहीं और दिखा दूंगा। ठीक है, फाइन, इट दिस जस्ट फाइन। ओके, तो वी हैड अ सैटेलाइट ओवर हियर, थोड़ा सैटेलाइट बड़ा दिखा रहा हूं मैं, मुझे पता है इट्स नॉट दैट बिग, इट्स नॉट अप टू द स्केल। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल m। हमको पता है कि इस स्मॉल m पे there is a gravitational force downwards which is gmm by r square, क्योंकि इस पे दो फोर्स एक्ट होंगे, एक है gmm by r square, एक है नॉर्मल रिएक्शन r। जैसे आप अर्थ पे बैठे हो तो आप पे भी दो फोर्स है, डाउनवर्ड्स इज gmm by r square ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिस चेयर पे आप बैठे हो वो आप पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, राइट। ये पता होना चाहिए। बाय द वे, सेंटर टू ऑर्बिट डिस्टेंस इज स्मॉल r, दैट इज कैपिटल R plus h, बिकॉज सैटेलाइट का ये जो हाइट है, दिस हाइट इज h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और रेडियस जो है अर्थ का वो कैपिटल R है। दिस इज व्हाट यू शुड नो, ओके, ये पता होना चाहिए। तो आई जस्ट शो रेडियस here, capital R here, okay। तो the idea is very simple, जैसे आप अर्थ पे बैठे हो, आपका वेट है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन,
जो भी फ्लोर पे, जो भी चेयर पे आप बैठे हो, वो जो नॉर्मल रिएक्शन आप पे एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई यू फील यू हैव वेट। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया तो इसका मतलब ये होगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब ये होगा कि यू विल आल्सो फील वेटलेस, है ना। तो अगर एक सैटेलाइट में एक एस्ट्रोनॉट या एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर वेटलेसनेस फील करना है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन भी 0 होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, यू हैव अ सैटेलाइट, सैटेलाइट में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है, उस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। पहला कौन सा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, दूसरा कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन n। और बाय द वे मैं नॉर्मल रिएक्शन को n से ही डिनोट करूंगा बिकॉज इट विल अदरवाइज गेट कंफ्यूज्ड विथ रेडियस ऑफ अर्थ। तो नॉर्मल रिएक्शन n, राइट। एंड आपको ये पता होना चाहिए दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, रिजल्टेंट है ना, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कौन सा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, माइनस नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देता हूं मैं। एक व्हीकल है, उस पे एक फॉरवर्ड फोर्स है, एक बैकवर्ड फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हो गया फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स, राइट, करेक्ट। सिमिलरली जब एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट, इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मैं जानबूझ के स्लो जा रहा हूं, नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड कितना है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, अपवर्ड कितना है, नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट, करेक्ट। तो आपको मिल गया जी एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम ए। लेकिन जिस सैटेलाइट के अंदर वो ऑब्जेक्ट या एस्ट्रोनॉट है, वो सैटेलाइट खुद भी तो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स फील कर रहा है, और वो सैटेलाइट पे खुद पे भी ए एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जी, विच इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर है। And if you're getting little carried away, I'll tell you, at height h you can use capital R as small r, तो small r। तो ये जो a है, this a will be g and this g will be gm by r square। तो gmm by r square minus normal reaction equal to gmm by r square। कैंसल 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 कैंसल, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0। मतलब an astronaut or any object inside a satellite orbiting the earth is 0, that the normal reaction 0 मतलब the object will feel or the astronaut will feel weightlessness। मैं वापस समझा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले हमने एक सैटेलाइट लिया जो हाइट h पे है। There is a satellite which is orbiting at height h, okay। सैटेलाइट खुद एक्सिलरेट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज गिवन बाय a इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सैटेलाइट के अंदर जो मास है उस पे दो फोर्सेस हैं, एक है जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, माइनस नॉर्मल रिएक्शन जो सैटेलाइट ने मास पे एक्सर्ट करना चाहिए वो, इक्वल टू नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, gmm by r square minus n। net force is mass into acceleration,
But what is acceleration? Acceleration of the satellite is again gm/r²। मतलब ये और ये सब कैंसिल हो गया, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 0 आया। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट या एक एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के अंदर है तो सैटेलाइट का सरफेस उस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट ही नहीं कर पाता। जब नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट ही नहीं कर पाएगा तो वेट विल बी जीरो एंड हेंस द ऑब्जेक्ट और दैट एस्ट्रोनॉट विल फील वेटलेसनेस। तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उसका। अभी आपको वेट क्यों फील होता है मैंने ऑलरेडी बताया। इट इज नॉट बिकॉज, ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इट इज बिकॉज दैट द फ्लोर इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन, जिस जगह पे आप खड़े हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, वो आप पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करता है, इसलिए आपको लगता है कि यू हैव वेट। अगर आपने नॉर्मल रिएक्शन को जीरो बना दिया तो यू विल ऑल्सो फील वेटलेसनेस। तो ये वेटलेसनेस आप सैटेलाइट के अंदर भी फील कर सकते हो और एक लिफ्ट के अंदर भी फील कर सकते हो। तो वो लिफ्ट का केस हम देखेंगे, पहले इतना लिख देते हैं। राइट, सो कंसिडर अ सैटेलाइट, consider a satellite orbiting Earth in a circular orbit, in a circular orbit at height h from the surface of Earth, from the surface of Earth. Right. The acceleration of the satellite, the acceleration of the satellite is gm/r²। क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया था मैंने, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द सेम बिकॉज वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो डिपेंड करता है अर्थ से कितना डिस्टेंस है, अर्थ के मास पे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे। तो 10 किलोग्राम हो या 1000 किलोग्राम हो, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जी की वैल्यू सेम रहेगी। राइट, ओके। टुवर्ड्स द अर्थ, दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। राइट, तो अगर मैंने इस सैटेलाइट के अंदर एक मास रख दिया, इफ अ बॉडी ऑफ मास m, if a body of mass m is placed inside the satellite, or is placed inside the satellite is fine, inside the satellite, then the forces acting on, then the forces acting on the body are, तो उस पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे। एक होगा ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल which is given by, let us say Fg, which is given by gmm/r²। दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन by the surface of satellite, by the surface of satellite n। Right, okay। What we know is by Newton's law, by Newton's law,
you can write gravitational force Fg minus normal reaction is equal to net force G m m by r square minus normal reaction equal to m a, राइट। तो एक मिनट, तो ये जो a है ये जी एम बाई आर स्क्वायर है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सो देयरफॉर यू कैन राइट जी एम एम बाई आर स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू m, और a जो है इट इज अगेन जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जी एम एम आर स्क्वायर जी एम एम आर स्क्वायर कैंसल हो गया। देयरफॉर यू कैन राइट डाउन, जस्ट अ मिनट, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज 0। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन 0 है, इसके लिए जो बॉडी सैटेलाइट के अंदर था इट डज नॉट फील एनी वेट, राइट। दस द सरफेस does not exert any force on the body, and hence its apparent weight is 0. Hence its apparent weight is 0, and hence a body feels weightlessness. Therefore the body feels weightlessness, right? So this is the first case that we have discussed, weightlessness inside a satellite. तो सेकेंड केस हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इन अ लिफ्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग आई विल जस्ट डिस्कस दिस फॉर टुडे, हम इसका थियोरी पार्ट बाद में करेंगे, लिखने का काम मतलब। तो इन अ लिफ्ट क्या होगा, सपोज एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और ये स्टेशनरी लिफ्ट है, इट इज नॉट मूविंग। सो इफ इट इज नॉट मूविंग द ऑब्जेक्ट हियर, मैं पहला केस ले रहा हूँ, पहले केस में लिफ्ट इज नॉट मूविंग। So when the lift is not moving, there is weight mg downwards and normal reaction upwards. तो आप लिखोगे F net is equal to mg minus r, but because F net is ma, mg minus r, but since the lift is stationary, a is 0, क्योंकि लिफ्ट मूव ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलेरेशन तो होगा नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 है, मतलब mg माइनस r है, मतलब r इक्वल टू mg है। मैं वापस से नॉर्मल रिएक्शन के लिए n यूज कर लेता हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज हियर आल्सो। यहाँ पे वैसे हमको अर्थ का रेडियस यूज नहीं करना, मैं फिर भी n यूज कर रहा हूँ। तो इस केस में एपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन और mg विच इज एक्चुअल वेट वो इक्वल है। सो इन दिस केस apparent weight is equal to actual weight. So what you have concluded is apparent weight, मैंने इसलिए पहले बताया था कि apparent weight normal reaction होता है और actual weight mg होता है। तो यहाँ पे जितना आपका weight है उतना ही आपको दिखेगा। अगर आप एक स्टेशनरी लिफ्ट में, लिफ्ट विच इज नॉट मूविंग, उसमें अगर आप वजन काटा रख के उस पर खड़े हो गए तो जो भी रीडिंग आपको मिल रहा है वो आपका रियल वेट है बेसिकली। ओके, दूसरा केस, तो यहाँ पे क्या था, पहले केस में क्या था, दैट स्टेशनरी लिफ्ट है ये, सो लिफ्ट इज स्टेशनरी। सेकेंड केस में क्या होगा, दैट लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स। तो लिफ्ट में अभी आप खड़े हो, आपको 10वें फ्लोर पे जाना है, आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया 10th फ्लोर का, और लिफ्ट जो है रेस्ट से, क्योंकि रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 वेलोसिटी से लिफ्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स।
तो आप लिखोगे एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन, राइट। दिस इज नॉट राइट। वाई दिस इज नॉट राइट? क्योंकि ओवरऑल लिफ्ट ऊपर जा रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन माइनस डाउनवर्ड फोर्स विच इज वेट, ऐसा लिखना पड़ता है क्योंकि ओवरऑल लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। ये सिंपल लॉजिक है। मेरे पास एक फोर्स वेक्टर, एक वेक्टर बड़ा है नॉर्मल रिएक्शन, एक वेक्टर कम है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? आर बार क्या होगा? एन बार माइनस एम जी बार। वही तो लिख रहे हैं हम लोग, फिर इसी को तो नेट फोर्स बोल रहे हैं ना हम लोग। तो अगर लिफ्ट ओवरऑल ऊपर जा रहा है तो एफ नेट इज अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। दिस इज एम इंटू ए एन माइनस एम जी। तो ये आएगा एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। याद रखो, एम जी मतलब एक्चुअल वेट था, एन मतलब एपरेंट वेट था। आप एक्चुअल वेट में कुछ ऐड कर रहे हो, आप एम जी में एम ए को ऐड कर रहे हो, मतलब एपरेंट वेट जो होगा वो एक्चुअल से ज्यादा होगा। मतलब इस केस में क्या होगा? मान लो कि आपका वेट 70 किलोग्राम है, 70 केजी डब्ल्यूटी है, तो वजन काटा 73 दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है mg से, राइट। तो व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स का ये केस है। नाउ इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, हमारे पास, हम 10th फ्लोर पे गए थे, हमारा काम हो गया, हमको वापस घर पे जाना है, हमको वापस ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तो हम लिफ्ट के अंदर वापस से गए और लिफ्ट के नीचे एक वजन काटा लगा ही हुआ है। वैसे एक अच्छी आइडिया है, वी कैन ऑलवेज पुट दिस वेइंग मशीन इनसाइड द लिफ्ट। हमने बटन दबा दिया ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए। अब जो लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है, सो लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग डाउनवर्ड्स। फिर आप लिखोगे एफ नेट इक्वल टू, अभी डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स करना पड़ेगा क्योंकि लिफ्ट अभी नीचे आने वाला है इसके लिए, राइट। तो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू एम जी माइनस एन। तो एन मुझे मिलेगा एम जी माइनस एम ए। तो इस केस में आप एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब एपरेंट वेट जो आएगा बॉडी का, एपरेंट वेट विल बी लेस देन एक्चुअल। मतलब अगर आपका 70 केजी डब्ल्यूटी वेट है तो आपको 67 68 ऐसा दिखने वाला है, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए बेसिकली, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग केस है। अब ऐसा मान लो कि किसी ने ऊपर से लिफ्ट का रस्सी ही काट दिया। लिफ्ट का रस्सी काट दिया मतलब फ्री फॉल हो गया, मतलब ये जो ए की वैल्यू है ये जी हो गई, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन होगा एम जी माइनस एम जी, मतलब जीरो। सो यू हैव जीरो नॉर्मल रिएक्शन। जीरो नॉर्मल रिएक्शन मतलब द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस, बट इट इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि लिफ्ट जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो लिफ्ट के अंदर का जो बंदा है, जो भी द पर्सन इनसाइड द लिफ्ट, he or she may not be able to survive, okay। तो ऐसा weightlessness is danger। तो that's all about weightlessness inside lift। तो what we will do in the next session is, हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, हम लोग लिफ्ट का केस वापस से रिवाइज करेंगे और इसको प्रॉपरली नोट्स में के फॉर्म में रख देंगे। एंड एज फार एज आई कैन से वी नीड ओनली 1 or 2 more लेक्चर टू फिनिश थियरी। फिर हम लोग एक साथ न्यूमेरिकल्स लेके वी विल जस्ट finish this chapter in next few lectures, okay। So that is all for today.